चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं री नीट टेस्ट पेपर नंबर 8 का वीडियो सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन रहने वाला है हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे केमिस्ट्री का वीडियो सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 136 क्या कहना चाह रहा है। ऑर्बिटल्स हैविंग 3 एंगुलर नोड एंड 3 टोटल नोड। अब देखो, कभी भी अगर आपको नोड्स पर सवाल आता है ना, तो नोड्स के लिए क्या है ना, अपने को एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बना रखी है अपन ने। तो अगर आपको नोट्स रिवाइज करना है तो नोट के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिक है। देखो नाम में ही इनके फॉर्मूले छुपे हुए हैं। देखो याद करने का तरीका बताता हूं। रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या, देखो एन, एन लिखो माइनस एल माइनस 1। देखो इसके फॉर्मूले में ही, इसके नाम में इसका फॉर्मूला छुपा हुआ है। एन माइनस एल माइनस 1 क्या कहोगे, एन माइनस एल माइनस 1। ठीक है, एंगुलर नोड में ऑलरेडी एल है तो इसका फॉर्मूला एल हो जाएगा। ठीक है, और टोटल नोड का फॉर्मूला इन दोनों को आप जोड़ देना, तो जोड़ोगे तो आएगा n माइनस 1। ठीक है, तो ये अपने पास फॉर्मूले बन गए। देखो अगर आपको नोड याद करना है तो नोड के फॉर्मूले हैं। सबसे पहले रेडियल नोड का फॉर्मूला कैसे याद करोगे, तो याद रखना n माइनस एल माइनस 1, नाम में लिखा हुआ है रेडियल नोड तो n माइनस एल माइनस 1। एंगुलर नोड के फॉर्मूले में ही लिखा हुआ है, नाम में लिखा हुआ है l, तो एंगुलर नोड का फॉर्मूला हो जाएगा l और टोटल नोड का फॉर्मूला हो जाएगा n माइनस 1। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चन पूछा है कि हमें टोटल नोड निकालना है और एंगुलर नोड निकालना है। ऐसा ऑर्बिटल ढूंढना है जिसमें 3 एंगुलर नोड हो और 3 टोटल नोड हो। चलो सबसे पहले तो एंगुलर नोड का फॉर्मूला बनाते हैं। तो बेटा एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है l, और क्योंकि हमको पता है l की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। 0 होती है s के लिए, p के लिए 1, इसके लिए d के लिए 2 और f के लिए 3 होती है। ठीक है ना, अब अपन ट्राई करते हैं कि l की वैल्यू अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए 3। अपने को l की वैल्यू, एंगुलर नोड मतलब l की वैल्यू कितनी चाहिए, 3 चाहिए। तो l की वैल्यू 3 चाहिए, किसके लिए 3 होती है, f के लिए। तो f के लिए होती है, तो वैसे तो 4th आ गया अपना आंसर, लेकिन अपन आगे भी चलते हैं और भी सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। टोटल नोड्स पूछा दोस्तों, क्या पूछा, टोटल नोड्स। अब देखो टोटल नोड्स का फॉर्मूला क्या है, टोटल नोड्स का फॉर्मूला n माइनस 1। ठीक है, तो n की वैल्यू, चलो n की वैल्यू कितनी है, 6 में से d कितना गया, 1 गया है ना, n माइनस 1। तो इसके लिए तो 5 आ रहा है, इसके लिए 5 माइनस 1 मतलब 4 आ रहा है। 3 माइनस 1 इसका मतलब इसका तो 2 आ रहा है, और इसमें 4 माइनस 1 तो इसके लिए 3 आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए कितना आ रहा है, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो देखो टोटल नोड भी इसके अंदर कितने हैं, 3 है, और एंगुलर नोड भी कितने हैं, 3 है, इसलिए 4th आ जाएगा बेटा इसका आंसर। आया क्या समझ में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 137 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द डी ऑर्बिटल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। निम्न में से डी कक्षकों की किस युग्म की इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्ष के अनुदिश होगा। वो कहना चाह रहा है कि जो डी ऑर्बिटल का शेप होता है उसमें डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सिस पे होना चाहिए। अब इसको याद करने के लिए हमें पहले डी ऑर्बिटल के शेप याद करना पड़ेंगे। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताने वाला हूं डी ऑर्बिटल के इंपॉर्टेंट शेप्स। अब देखो इंपॉर्टेंट शेप्स याद करने का तरीका क्या है, आपको पहले तो डी ऑर्बिटल्स के नाम याद रखना है। एक होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी एक्स वाई एक्स जेड, एक होता है डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक होता है डी जेड स्क्वायर। अब सबसे सिंपल तरीका क्या है ना, डी जेड स्क्वायर याद रखो। एक डोनट होता है ना, डोनट के जैसे शेप के जैसा दिखता है कौन, डी जेड स्क्वायर। ठीक है ना, अब वो पर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हमें ढूंढना है ऐसा ऑर्बिटल जिसके अंदर एक्सिस पर हमारे डी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सिस पर होना चाहिए। बेटा ऐसा किस में होता है, तो बेटा ऐसा इसमें होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में। देखो एक्सिस पे ही, मतलब आप इसको ऐसे याद रखते हो, क्रॉस रोड के तरीके से याद कर सकते हो। क्रॉस रोड मतलब रोड पर ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस पर रहेंगे। तो एक्सिस पर किस में रहते हैं, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो दो ऑप्शन में, तो फिर हमें ये देखना है कि और किसके एक्सिस में रहते हैं। तो देखो अभी हमने देखा जो डोनट वाला होता है उसमें भी तो इलेक्ट्रॉन एक्सिस पे होते हैं, जेड एक्सिस पे, तो डी जेड स्क्वायर पर होते हैं। बिल्कुल, तो 3rd आ जाएगा बेटा इसका आंसर, है ना। कितना बढ़िया क्वेश्चन था। आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 138। क्या कहना चाह रहा है, देखिए आइडेंटिफाई द रॉन्गली मैच्ड पेयर, मतलब गलत सुमेलित युग्म को पहचानना है। अब बेटा देखो हमें पता है कि जो NH3 होता है, NH3 का जो स्ट्रक्चर होता है उसके पास 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और एक लोन पेयर होता है। तो बॉन्ड पेयर होते हैं बेटा 3, लोन पेयर होते हैं बेटा 1। 31 वाले को अपन बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल, त्रिकोणीय पिरामिडी ज्यामिति होती है इसके। ठीक है ना, तो ट्राइगोनल पिरामिडल ये वाला, तो ट्राइगोनल पिरामिडल तो ये तो वाला तो सही मैच दिया हुआ है।
नेक्स्ट बात करते हैं बेटा PCl3 की, क्योंकि PCl3 है तो PCl3 भी जो होता है वो भी कुछ ऐसा दिखता है, जिसके पास बॉन्ड पेयर कितने होते हैं 3, लोन पेयर होते हैं 1, मतलब ये भी जो होता है ये भी किसके जैसा होना चाहिए, ट्राइगोनल पिरामिडल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ट्राइगोनल पिरामिडल होना चाहिए, पिरामिडल होना चाहिए। प्लेनर लिखा हुआ है इसने, ये वाला गलत है, पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। चलो अगला चलते बेटा SF6 की बात करते हैं। SF6 में हमारे पास 6 फ्लोरीन है, बॉन्ड पेयर कितने हो गए 6, लोन पेयर कितने हुए 0। बेटा 6 0 को अपन बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय है। क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, अष्टफलकीय कहते हैं। तो ये वाला भी सही मैच है, अष्टफलकीय मैच है बिल्कुल, ये वाला भी सही है। BeCl2 चलते हैं बेटा। BeCl2 क्या होता है, BeCl2 कुछ ऐसा होता है, बॉन्ड पेयर होते हैं 2, लोन पेयर होते हैं 0। 2 0 को लीनियर बोलते हैं, रेखीय बोलते हैं, तो ये रेखीय होता है, बिल्कुल सही बात है ना। तो कौन सा वाला गलत निकला बेटा, तो हमारा सेकंड वाला गलत निकला, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सेकंड आ जाएगा 138 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज कराना पड़ेगा, पर अभी आप देखोगे न्यूमेरिकल लग रहा हो आपको, पढ़ते हैं क्वेश्चन। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस at 300 Kelvin temperature is expanded isothermally from 1 liter to 10 liter volume. Delta U for this process is 300 केल्विन पर एक आदर्श गैस 1 मोल समतापी रूप से आयतन तक प्रसारित की जाती है। इस प्रक्रिया के लिए डेल्टा यू है। अब देखो क्या कहना चाह रहा है, प्रोसेस दी हुई है और आपको पूछ रहा है कि डेल्टा यू क्या होगा। अब बेटा बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर उससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्यों ना थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। चलो तो बेटा थर्मोडायनेमिक्स के लिए ना ये बहुत बहुत काम का टॉपिक है, बहुत बहुत मजेदार टॉपिक है, यहां से क्या ना क्वेश्चन बन सकता है। देखो क्या आइसोथर्मल में बस बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होता कि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो क्या चीज कांस्टेंट होगी, क्या चीज वेरिएबल होगी। तो बेटा देखो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, पहली चीज क्या कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर। आइसोकोरिक में क्या चीज कांस्टेंट होती है, वॉल्यूम। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, एडियाबेटिक में हीट चेंज जीरो होता है। साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जीरो होती है, याद रखना। और फ्री एक्सपांशन में वर्क डन जीरो होता है, इंटरनल एनर्जी जीरो होती है, ठीक है। और क्यू भी हम जीरो बोल सकते हैं अगर फ्री एक्सपांशन है तो, ठीक है। और एक होता है, एक और प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं आइसोएंट्रोपिक। आइसोएंट्रोपी में एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, ये ध्यान रखना। अब यहां पर क्या है ना कि बच्चों को ये तो पता है कि आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट होता है, तो उससे क्या, अब देखो अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो जाएगा, और बेटा चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो गया तो इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी जीरो। सोचो अगर वॉल्यूम जीरो हो गया तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, क्योंकि पी डेल्टा भी जीरो होता है, ठीक है ना। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट है, तो जो हमारा फर्स्ट लॉ वो एप्लीकेबल हो जाएगा, U इज इक्वल्स टू Q प्लस W लगा देंगे अपन, सिंपल, ठीक है। अच्छा एडियाबेटिक में Q जीरो होता है, ये ध्यान रखना है। एडियाबेटिक में क्या होता है, Q जीरो, मतलब डेल्टा U किसके बराबर आता है, W के बराबर आता है, ठीक है। तो ये कुछ 4 प्रोसेस के बारे में आपने देखा। क्या आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जीरो। आओ अपना क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो लग तो रहा था न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कर लेंगे, पर देखो कितना प्यार से हो गया क्वेश्चन। क्या पूछा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस में अभी पढ़ा अपन ने U की वैल्यू क्या होती है, जीरो, इसलिए फर्स्ट लगाएंगे इसका आंसर, सिंपल। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 140 क्या कहना चाह रहा है, देखिए। फॉर द रिएक्शन 2A इज इक्वल्स टू B एंड C, Kc की वैल्यू गिवन है, पूछ रहा है कि रिएक्शन कंपोजिशन भी दिया हुआ है, तो वो पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो सबसे पहले तो पहचानने की कोशिश करो ये टॉपिक कौन सा है, तो बेटा ये QC वर्सेस KC वाले टॉपिक से क्वेश्चन आया है। अब सबसे पहले क्या होता है ना, अगर हमें रिएक्शन की डायरेक्शन पता करना होती है, अभिक्रिया की दिशा पता करना होती है, तो हम क्या करते हैं, QC और KC की वैल्यू ढूंढते हैं। सबसे पहले QC निकालते हैं। QC कैसे निकलता है बेटा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो सबसे पहले तो अपन रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन है हमारे पास 2A से बन रहा है B प्लस C। अगर अपन इसका QC लिखें तो QC लिख सकते हैं B की कॉन्सेंट्रेशन इंटू C की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में A की कॉन्सेंट्रेशन की पावर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब सबकी वैल्यू देखो क्या दी हुई है, सबकी कॉन्सेंट्रेशन 2 इंटू 10 टू द पावर -3 दी हुई है। मतलब QC की वैल्यू क्या दी हुई है, सॉरी B की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 इंटू 10 टू द पावर -3। C की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 इंटू 10 टू द पावर -3। और A की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 इंटू 10 टू द पावर -3। क्योंकि बेटा स्क्वायर है तो 2 बार लिख देता हूं मैं, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -3। अब सॉल्व करते तो देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, QC की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब देखो क्या आया है, QC की वैल्यू हमारी 1 आई है। लेकिन अगर अपन क्वेश्चन में देखें तो KC की वैल्यू क्या दी हुई है, तो देखो KC की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 4 इंटू 10 टू द पावर -3, है ना। मतलब KC की वैल्यू क्या दी हुई है, KC की वैल्यू दी है 4 अपॉन 10 टू द पावर -3। मतलब KC की वैल्यू दी हुई है 4 अपॉन 1000। मतलब KC की वैल्यू दी है 0.004 दी हुई है। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो QC और KC में
QC1 है और KC है 0.004 दिया हुआ है ना। अब देख सकते हो कि QC बड़ा है, और बेटा जब भी QC बड़ा होता है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है, पश्चिम की दिशा में जाती है। किस में जाती है? पश्चिम की दिशा में जाती है। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे तो नहीं हो सकती, टेंडेंसी टू गेट फॉरवर्ड, रिएक्शन फॉरवर्ड में नहीं जा सकती, बैकवर्ड में जा सकती है, थर्ड आ जाएगा बेटा इसका, पश्चिम की दिशा में जाती है। तो बेटा अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन कहां से आया, तो बेटा एनसीईआरटी में ना ये चैप्टर में दिया हुआ है कि डायरेक्शन अगर आपको रिएक्शन की प्रेडिक्ट करनी है तो आपको तीन चीजें याद रखनी पड़ेगी। क्यूसी जब ज्यादा होता है तो रिएक्शन पीछे जाती है, देखो लिखा हुआ है। केसी ज्यादा होता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती है, और क्यूसी केसी बराबर होता है तो इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो याद करने का तरीका क्या है, क्यू और के से कुणाल सर बहुत तेज चल रहे, तो तेज चल रहे मतलब फॉरवर्ड जाएगी, ठीक है, मतलब केसी ज्यादा है तो फॉरवर्ड, क्यूसी ज्यादा है तो बैकवर्ड, और दोनों बराबर है बेटा, क्यूसी और केसी बराबर है तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है क्या। चलो तो इसका आंसर अब थर्ड आंसर लगाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग हैज टॉप पोजीशन ऑफ द ईएमएफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब सुनो बेटा, क्या कहना चाह रहा है, एसआरपी की वैल्यू जिसकी ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा मतलब पॉजिटिव में ही मानेंगे अभी तो अपन, ठीक है। चलो अपन ट्राई करते हैं। देखो ये पोटेशियम है ना, पोटेशियम है तो पोटेशियम की तो नेगेटिव वैल्यू होती है, मैग्नीशियम की भी नेगेटिव वैल्यू होती है, आयरन की भी नेगेटिव वैल्यू होती है, पर ये जो गोल्ड है, ये गोल्ड की पॉजिटिव वैल्यू होती है ना। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आ जाएगी पॉजिटिव में, तो फोर्थ वाले की आ जाएगी। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं बेटा कि जो पॉजिटिव वैल्यू में रहेंगे उनको टॉप वैल्यू आएगी, जो नेगेटिव वैल्यू में आएंगे उनको बॉटम वैल्यू आएगी एसआरपी के हिसाब से। तो एसआरपी वैल्यू पॉजिटिव इनकी होती है, तो याद रखना कॉपर से महंगा सिल्वर से महंगा गोल्ड से महंगा प्लेटिनम, तो इन लोगों की पॉजिटिव रहती है। आप इसको याद कर रहे हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि जो हमारे कॉपर सिल्वर गोल्ड है, हम इनके ऑर्नामेंट्स भी बनाते हैं, स्पेशली गोल्ड और सिल्वर के तो बनाते हैं। तो इनको अगर मैं आपको गोल्ड दे दूं, सोचो वैसे मोदी जी मना कर रहे गोल्ड लेने से, पर अगर आपको गोल्ड मिल जाए तो क्या होगा, आपके मजे हो जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको फायदा लगेगा। तो पॉजिटिव में रहती है, गोल्ड की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। तो यस, फर्स्ट फोर्थ आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। देखिए क्या कहना चाह रहा है, जेल्डाल मेथड की बात कर रहा है। अब क्या कहना चाह रहा है, जेल्डाल मेथड इज एस्टिमेशन नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड। मतलब वो कहना चाह रहा है कि मैं नाइट्रोजन एस्टिमेट करना चाहता हूं, तो इनमें से किसका मैं जेल्डाल मेथड कर पाऊंगा। तो बेटा हमने पढ़ा है क्या कि जो जेल्डाल मेथड है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो बेटा नाइट्रो कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, एजो कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, डाइएजो के लिए है ना, और पिरिडीन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो चलो ट्राई करते हैं, नाइट्रोल लगा है तो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, पिरिडीन है पिरिडीन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, डाइजो लगा हुआ है डाइजो के लिए एप्लीकेबल नहीं। तो क्या आ जाएगा आंसर, फर्स्ट आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, फर्स्ट लगाएंगे। अब ये बेटा आया तुरंत कर लिया, पर सोचो अगर इसके जैसा कोई मिलता जुलता दूसरा सवाल आ जाता तो क्या बनाते। चलो आओ देखो, तो ये सवाल आया है एनसीईआरटी के प्यूरिफिकेशन वाले टॉपिक से। थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करते हैं। जेल्डाल मेथड जो होती है बेटा वो कंपाउंड में नाइट्रोजन के लिए है, प्लस ये एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। कौन सा एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव, याद रखना गुणात्मक विश्लेषण है, ठीक है। यहां लिखा हुआ है साफ साफ अक्षरों में कि जेल्डाल मेथड नॉट एप्लीकेबल टू दी एजो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड, पिरिडीन, है ना। क्यों, ऐसा क्यों है, तो सोचो अगर असर्शन बन गया ये कि जेल्डाल मेथड इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो रीजन क्या बन सकता है दोस्तों, तो याद रखना रीजन ये बन सकता है क्योंकि दिस डज नॉट चेंज इनटू अमोनियम सल्फेट अंडर दीज कंडीशन। याद रखना ये अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें यूज नहीं करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, हो सकता है कि असर्शन रीजन बन जाए कि जेल्डाल मेथड इनके लिए क्यों एप्लीकेबल नहीं है, तो हम कहेंगे इसलिए नहीं है क्योंकि इनको हम अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143। देखिए क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 143 कहना चाह रहा है कि हमें रिएक्शन पहचानने की कौन सी वाली बातें सही है, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है ना, सही बातें ढूंढनी है। चलो ट्राई करते हैं। अब देखो यहां पर हो क्या रहा है, Br हट रहा है और उसकी जगह कोई आ नहीं रहा, अल्कीन बन रहा है। मतलब पहली वाली रिएक्शन क्या है बेटा, एलिमिनेशन है, विलोपन है। तो फर्स्ट इज एलिमिनेशन, तो फर्स्ट ए इज एलिमिनेशन, ए इज एलिमिनेशन, ए इज एलिमिनेशन, ये तो गया, ठीक है। चलो सेकंड वाला देखते हैं। Br हट के OH लग रहा है बेटा, इस प्रकार की रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब बी वाली सब्स्टिट्यूशन है, बी वाली एलिमिनेशन है, गया
बी वाली सब्स्टिट्यूशन है, सही बात है, बी वाली सब्स्टिट्यूशन है। सी वाली देखते हैं बेटा, सी वाली में क्या हो रहा है, ब्रोमीन ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है मतलब ये वाली जो रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन है, मतलब सी वाली रिएक्शन क्या है, एडिशन रिएक्शन है। तो सी वाली सब्स्टिट्यूशन नहीं है, एडिशन है, इसलिए बेटा थर्ड आ जाएगा। तो पहली वाली विलोपन है, दूसरी वाली जो है वो विस्थापन है, ये विलोपन है, और ये प्रतिस्थापन भी बोल सकते हैं, विस्थापन भी बोल सकते हैं। तो प्रतिस्थापन कर लेते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, प्रतिस्थापन है। और लास्ट वाली जो है वो योगज अभिक्रिया है या योगात्मक है, तो योगात्मक है, प्रतिस्थापन है, ये वाला तो थर्ड आ जाएगा बेटा इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143 का 3 आएगा। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 144। देखो ये जो है ना, ये बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है। अब देखो अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट 10 सेकंड में रिवाइज करना है तो उसकी एक ट्रिक है मेरे पास। बॉइलिंग पॉइंट को 10 सेकंड में रिवाइज करने का एक तरीका क्या है, सबसे पहले याद रखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। पहला नंबर क्या बोलोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। दूसरा, कार्बन ज्यादा होंगे, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तीसरा, ब्रांचिंग ज्यादा होगी, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। चौथा, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड, ईथर और अल्केन में ये ऑर्डर बनेगा। तो अगर ऑर्डर याद रखना है तो याद रखना केक ऑर्डर याद रख लो। क्या याद रखो, काकेया याद रखो, या तो केक याद रखो, केक ए याद रख लो। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा, फिर अल्कोहल का, फिर अल्डिहाइड का, फिर कीटोन का, फिर ईथर का, और फिर अल्केन का। तो ये आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये था 10 सेकंड की ट्रिक। अब आओ अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या कहा मैंने, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बनाना है। चलो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन गिनते हैं बेटा। इसके पास हेप्टेन है 7 कार्बन होंगे, ब्यूटेन है 4 कार्बन होंगे, ब्यूटेन और ये मिथाइल कितने हो गए, 4 और 1 5 कार्बन होंगे। इसके पास एक मिथाइल है और 3 प्रोपेन में 3 कार्बन, तो टोटल 4 कार्बन होंगे। हेक्सेन में कितने कार्बन होंगे, 6 कार्बन होंगे। अब देखो जिसके पास कार्बन ज्यादा होंगे, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो ए का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा आएगा, ए का सबसे ज्यादा आएगा। ये तो गया, ठीक है। अब अपन चलते, देखो इनमें सबसे कम कार्बन जो है वो इन दोनों के पास है। आप चाहो तो इनको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब देखो हमने पढ़ा जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है ना। ब्रांचिंग बढ़ाओगे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। चलो सब ऑर्डर बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले तो 7 कार्बन वाला, फिर आ जाएगा 6 कार्बन वाला, ई आ जाएगा, ई आ जाएगा, ई आ जाएगा, है ना। तो ये भी गया। अब बचा कौन, इन तीनों में जमाना है ना। अब इन तीनों में चलते हैं तो ये 5 कार्बन वाला आ जाएगा, तो अब सी आ जाना चाहिए, ये भी गया। फर्स्ट आ रहा है वैसे तो आंसर। इन दोनों में चेक करना है बेटा। देखो एक ब्यूटेन है और एक है 2 मिथाइल प्रोपेन। देखो इसमें ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग बढ़ाते हैं बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा हो जाएगा, ब्यूटेन का। इसका मतलब बी का ज्यादा हो जाएगा और डी से, डी का सबसे कम हो जाएगा। तो ए ई सी बी डी आना चाहिए, ए ई सी बी डी आना चाहिए बेटा। फर्स्ट आ रहा है आंसर। तो मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन है 145। देखिए क्या कहना चाह रहा है, हमें प्रोडक्ट ए और बी ढूंढना है। अब देखो क्या हो रहा है ना, यहाँ पर रिएक्शन समझो। हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल में क्या डाल रहा है, PCl3 डाल रहा है बेटा। अब PCl3 डालते हैं ना तो क्या होता है, 3 RCl मिल गए हैं, मतलब ये 3 ग्रुप होंगे, तो बनेगा H3PO3 मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, H3PO3। मतलब A जो है वो क्या होना चाहिए, H3PO3 होना चाहिए। सेकंड रिएक्शन देखते हैं। अल्कोहल की रिएक्शन जब PCl5 से कराई है तो हमें एक RCl मिला है, एक HCl मिला है, तो एक मिलता है POCl3। क्या मिलता है, POCl3। मतलब जो B होना चाहिए वो कौन होना चाहिए, POCl3। तो A होना चाहिए H3PO3 और B होना चाहिए POCl3। तो A और A HCl H3PO3 और B होना चाहिए POCl3। तो बेटा फोर्थ आना चाहिए आंसर। अब ये कहां से आया है क्वेश्चन, तो बेटा जब हेलो अल्केन चैप्टर पढ़ोगे तो ये रिएक्शन जरूर रिवाइज करके जाना, ठीक है ना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये PeClX की जगह Cl3 लिखा हुआ था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि H3PO3 मिल रहा है, और PCl5 यूज करते हैं तो POCl3 मिलता है। तो यहाँ से आया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 146। देखते क्या कहना चाह रहा है। वो कहना चाह रहा है अल्केन गिव्स ओनली 1 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट विद रिएक्शन विद द क्लोरीन। अब सुनो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, कौन सा, मोनोक्लोरो, एक क्लोरीनीकरण करना है, ठीक है, मोनोक्लोरीनीकरण करना है। तो सबसे पहले इन स्ट्रक्चर को बना लो। चलो आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन कुछ ये होता है, टोटल कितने कार्बन होंगे, 5 और एक लगा होगा सेकंड पोजीशन पे, दिस इज आइसोपेंटेन, ठीक है। नेक्स्ट बनाते हैं 2,2 डाइमिथाइल, मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बनाते हैं बेटा 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन,
2,2 डाइमिथाइल है ना, तो कुछ ये होना चाहिए 2,2 डाइमिथाइल। थर्ड जो ऑप्शन है वो हमारा क्या है, नियोपेंटेन। ये होता है नियोपेंटेन। और जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा वो क्या है, चलिए देखते हैं, एन पेंटेन। अब क्या है ना, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका बताता हूं। देखो क्या पूछा उसने, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट एक ही मिलना चाहिए, मतलब एक ही कंपाउंड मिले, बार बार अब मोनोक्लोरो करो। तो आप देखो अगर आप यहां करोगे तो देखो ये 1 डिग्री है तो 1 कंपाउंड मिल सकता है, यहां करोगे तो 2 डिग्री है तो यहां पे भी मिल सकता है, यहां करोगे तो 3 डिग्री तो यहां पे भी मिल सकता है, और यहां करोगे तो 4 डिग्री है, मतलब 1 डिग्री यहां पे मिल सकता है। मतलब इसके अंदर 4 पॉसिबल अटैकिंग साइट्स हैं बेटा, जिसमें जितनी ज्यादा पॉसिबल अटैकिंग साइट्स होगी उतने प्रोडक्ट वो देता है। तो इसमें कितने अटैकिंग साइट्स है, 4 जगह क्लोरीन आप लगा सकते हो, मतलब ये 4 प्रोडक्ट देगा। तो ये 4 प्रोडक्ट देगा, 1 वाला तो 4 देगा भैया, अपने को चाहिए 1 वाला, तो ये तो गया। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड वाला। देखो ये वाली अटैकिंग साइट, ये वाली और ये वाली बिल्कुल सेम है, तो एक अटैकिंग साइट तो ये हो गई। एक क्लोरीन यहां हमला कर सकता है, एक क्लोरीन यहां हमला कर सकता है, मतलब इसमें जब अपन मोनोक्लोरो करेंगे तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, 3 प्रोडक्ट मिलने की संभावना है। तो इसमें कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। अब नियोपेंटेन में चलते, देखो यहां हमला करूं, चाहे यहां करूं, चाहे यहां करूं, चाहे यहां करूं, एक ही बात है। मतलब यहां पर जो अटैकिंग साइट है, मतलब हाइड्रोजन हटाकर हेलोजन लगाना है अपने को एक, तो एक ही साइट है तो एक ही मिलेगा, मतलब इससे एक ही प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो यस, नियोपेंटेन से एक मिलने वाला। लास्ट वाला देखते हैं बेटा, यहां पर अटैक कर सकते हैं, यहां पर अटैक कर सकते हैं, यहां पर अटैक कर सकते हैं। यहां पे करोगे तो 1 क्लोरोपेंटेन बनेगा, 2 क्लोरोपेंटेन बनेगा, यहां करोगे तो 3 क्लोरोपेंटेन, मतलब 3 प्रोडक्ट इसमें मिल सकते हैं। तो मोनोक्लोरो कौन सा आ जाएगा आंसर, थर्ड वाला आ जाएगा, नियोपेंटेन, एक प्रोडक्ट मिलेगा। क्या ठीक है, चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 147। देखिए क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 है, दोनों स्टेटमेंट पढ़ के देखते हैं अपन। चलिए, वो कहना चाह रहा है लुकास टेस्ट में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को हम आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, इसी को लुकास रिएजेंट बोलते हैं। तो ये वाली बात तो सही है बेटा कि लुकास परीक्षण में अल्कोहल प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल के अंदर ही तो अंतर किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। अब ये कह रहा है कि जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, इमीडिएटली टर्बिडिटी दिखाते हैं। बेटा सुनो, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल की पहचान करते हैं। 3 डिग्री तुरंत दिखाता है, 1 डिग्री बोलता है मैं 2 मिनट में आ रहा हूं सर, 2 मिनट में आ रहा हूं, मतलब 2 से 5 मिनट में टर्बिडिटी दिखाता है, और 1 तो दिखाता ही नहीं है, क्योंकि लुकास रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म फॉलो करती है, इसलिए 3 डिग्री तुरंत दिखाता है। ये कह रहा है 1 डिग्री दिखाता है, तो ये वाली बात गलत है ना। प्राथमिक अल्कोहल सबसे अधिक नहीं, सबसे कम क्रियाशील होते हैं लुकास अभिक्रिया में। तो अगर हम देखें तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो मेरे दोस्तों पहला सही है, दूसरा गलत है। मुझे तो फर्स्ट लग रहा है, इसका आंसर फर्स्ट लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट बोला है। अब देखो मेजर प्रोडक्ट बनाना है, सबसे पहले जो हमारे पास कंपाउंड दिया उसको पहचानने की कोशिश करो। देखो हमें एक बेंजीन दिया हुआ है, अब बेंजीन की रिएक्शन किससे करानी है, प्रोपाइल क्लोराइड से करानी है, तो प्रोपाइल क्लोराइड है ये। अब जब इसकी रिएक्शन अपन एनहाइड्रस AlCl3 से कराएंगे तो क्या होगा ना, ये कार्बोकेटाइन बनेगा और कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो जाएगा, तो कुछ ये कंपाउंड बनाएगा और ये कंपाउंड अटैक कर जाएगा, तो ये बेटा कुछ क्यूमीन बनाएगा, इसको क्यूमीन बोलते हैं, कमीनी बोलते हैं, है ना, क्यूमीन। अब जब क्यूमीन की रिएक्शन हम फर्दर ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, है ना, H3O पॉजिटिव के साथ, तो क्यूमीन भाई साहब, क्यूमीन पेरोक्साइड कन्वर्ट होकर फिनॉल बना लेते हैं और बदले में एसीटोन देते हैं। तो ये है ओवरऑल रिएक्शन। तो चलो पहचानते हैं कि भैया P क्या है। तो P भाई साहब जो है वो क्यूमीन है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलते हैं। एन प्रोपाइल बेंजीन नहीं है, एन प्रोपाइल बेंजीन नहीं है, आइसोप्रोपाइल आइसोप्रोपाइल, इन दोनों में से कोई हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, जो हमारा Q कंपाउंड है या R कंपाउंड है, उनमें से एक फिनॉल है, एक फिनॉल है, तो दोनों ही बातें सही हैं। लेकिन जो दूसरा वाला वो कौन है, एसीटोन है। देखो ये तो अल्कोहल है, ये एसीटोन है, तो इसलिए बेटा फोर्थ लगाएंगे, इसका आंसर फोर्थ आ जाएगा, ठीक है ना। चलो रिएक्शन बनाना आना चाहिए तो बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों नोबल गैस से। अब क्यों ना हम पहले नोबल गैस को रिवाइज करें फिर ये क्वेश्चन करें। चलो आओ नोबल गैस को रिवाइज करते हैं। तो बेटा नोबल गैस के लिए ना एक चैप्टर में नोबल गैस का एक टॉपिक दिया हुआ है ना, उसको तुरंत पढ़ते हैं फटाफट से। चलो नोबल गैसेस क्या होती है, जिनका जनरल कॉन्फिगरेशन NH2 NP6 होता है, सही बात है।
आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी ज्यादा ही होती है, बहुत वेरी हाई होती है, सही बात है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज डाउन द ग्रुप, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, इनकी सही बात है। नोबल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं होती, इसलिए उनकी लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होती है, सही बात है। कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, किसमें? स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट उनका कम होता है, ठीक है। क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट उनका कम होता है। और लास्ट में एक चीज ध्यान रखेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा होती है, दोनों चीजें ज्यादा होती है। रिवाइज कर लिया, आओ अपन क्वेश्चन करते हैं। अब आ जाएगा, अब बन जाएगा। देखो क्या कह रहा है, नोबल गैसेस को हम इनर्ट गैसेस बोलते हैं क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी कम होती है। कौन सी बात इनकरेक्ट? क्या बोला? कौन सी बातें गलत हैं? उत्कृष्ट गैसों का नाम उनकी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतिक्रिया के अनुसार किया गया है। संबंध असत्य कथन ढूंढना, मेरी बात गलत बात ढूंढनी है। चलो, क्या नोबल गैस के पास लार्ज पॉजिटिव गेन एंथैल्पी है? सही बात है, ये तो अभी पढ़ा अपन ने। उत्कृष्ट गैसों की लब्धि ऊर्जा धनात्मक में ज्यादा होती है। ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ये वाली बात भी सही है। वाटर में, जल में अल्प विलय होते हैं, सही बात है। बेटा लिखा है नोबल गैस हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। बेटा वेरी लो होता है ना, अभी तो पढ़ाया, देखो है ना, ये देखो ये लिखा वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। तो ये वाली बात तो गलत है, ये वाली बात गलत है। नोबल गैस के पास वीक फोर्स होता है, बिल्कुल ये वाली बात सही है बेटा। तो कौन सी वाली बात इनकरेक्ट है? तो हम बोलेंगे थर्ड वाली बात इनकरेक्ट है, इसलिए थर्ड आ जाएगा इसका आंसर। आंसर क्या आ जाएगा बेटा? थर्ड आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बायोमोलिक्यूल से आया, क्या कहना चाह रहा है देखिए क्वेश्चन, है ना। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, गलत बात ढूंढनी है। चलो पहली बात पढ़ते हैं, क्या इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन है? यस, इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि क्या करता है बेटा? ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। ग्लूकोज के लेवल को लोअर लिखा है, शुगर लेवल को बिल्कुल सही लिखा है, ये वाली बात सही दी हुई है। नेक्स्ट बात करिए किसकी? हार्मोन्स की। बेटा जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो इंटरसेल्यूलर मैसेंजर होते हैं। क्या होते हैं? इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स होते हैं, मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये मैसेज पहुंचाने का इंटरसेल्यूलर मैसेंजर होते हैं, ये वाली बात भी सही है। थायरोक्सिन जो हार्मोन है, यस, थायरोक्सिन जिसको अपन T4 कहते हैं, ये एक आयोडीनेटेड हार्मोन होता है। क्या यही लिखा है? आयोडीनेटेड हार्मोन और अमीनो एसिड टायरोसिन से डिराइव होता है, बिल्कुल ये वाली बात भी सही है। अब देखो तीन बात सही है तो ऑब्वियसली फोर्थ वाली बात गलत होगी, पढ़ते हैं। डीनेचरेशन मेक्स प्रोटीन एक्टिव। बेटा प्रोटीन को एक्टिव नहीं बनाते, क्या बनाते हैं? इनएक्टिव बनाते हैं, फोर्थ वाली बात गलत है। हिंदी में पढ़ लेते हैं, इंसुलिन मानव शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है, सही बात है। हार्मोन वह अणु होते हैं जो कोशिका के मध्य संदेश वाहक का काम करते हैं, सही बात है। थायरोक्सिन हार्मोन टायरोसिन का आयोडीनेटेड युक्त हार्मोन है, ये वाली बात भी सही है। विकृतीकरण के दौरान प्रोटीन को अधिक सक्रिय करते हैं, प्रोटीन को निष्क्रिय करते बेटा, सक्रिय नहीं करते। डी वाली बात गलत है, इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, क्योंकि हमें सही नहीं ढूंढना था। अब ये कहां से आया है? तो बेटा एनसीईआरटी में हार्मोन्स आप जब चैप्टर रिवाइज करेंगे तो बिल्कुल यहां से क्वेश्चन बन सकता है। हार्मोन्स मॉलिक्यूल कैसे थे? देखो इंटरसेलुलर थे, लिखा हुआ भी है। ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली पोर कर दिए जाते हैं, ये वाली भी बात सही है ना। स्टीरॉयडल हार्मोन में एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन आता है, सही बात है ना। इंसुलिन क्या करता है? तो देखो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो आयोडीनेटेड हार्मोन है टायरोसिन का। तो देखो सारी बातें एनसीईआरटी की लाइन से उठा उठा के ला रहे हैं। तो बेटा इसीलिए एनसीईआरटी भी रिवाइज करना है। जब आपको टेस्ट पेपर में कोई क्वेश्चन दिखता है तो क्वेश्चन को देखने के बाद उसकी एनसीईआरटी तुरंत रिवाइज करो, इसी से आप उस टॉपिक में और मास्टर हो पाओगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151। देखिए क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। बेटा क्या निकालना है? मोल। तो चलो मोल चौराहे पे चलते हैं। चलो बेटा मोल का फॉर्मूला क्या होता है, आओ। तो बेटा मोल कैसे निकालते हैं? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास से निकलते हैं मोल्स। चलो पहले NO के निकालते हैं। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन, तो NO का 3 ग्राम है, मोल्स निकाल रहे हैं ना, मोल्स। NO का 3 ग्राम है और नाइट्रोजन का वजन होता है 14 और इसका होता है 16, तो 30 हो गया, ठीक है। तो हो गया 0.1 मोल। पहले वाले के कितने मोल है बेटा? 0.1 मोल। सेकंड वाले के ट्राई करते हैं। 8.5 ग्राम है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो इसका होता है 31 प्लस
3 है ना, तो होता है 34 के आसपास। ठीक है 34, अभी सॉल्व कर लेंगे अपन। और मीथेन होता है बेटा, थर्ड नंबर पर मीथेन है, और मीथेन होता है 8 ग्राम डिवाइडेड बाय 16 ग्राम, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 0.5 आ रहा है ना। और इसको भी करोगे लगभग लगभग तो 3 दूनी 6, 0.2 के आसपास आना चाहिए, 0.2 के आसपास आना चाहिए, नियर बाय में। चलो तो सबसे ज्यादा मोल किसके आ रहे बेटा, तो सबसे ज्यादा मोल आ रहे 3 नंबर के, ठीक है ना 0.5। उसके बाद किसके आ रहे हैं, सेकंड वाले के, उसके बाद 1 वाले के, तो सबसे ज्यादा 3 वाले के, फिर सेकंड वाले के, फिर 1 वाले के। फर्स्ट आ रहा है बेटा आंसर, फर्स्ट ही आ रहा है ना। सॉल्व करोगे तो और भी बढ़िया तरीके से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, 152 नंबर। ऐसा क्वेश्चन आपने एग्जाम में देख भी लिया होगा, और हम ऐसे क्वेश्चन दिखाते हैं आपको जो एग्जाम में पक्के देखने को मिल सकते हैं, है ना। इसके पीछे हमारी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड रिसर्च रहती है दोस्तों, है ना, एक्सपीरियंस बोलता है, तो वही चीज अपन कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 152 नंबर देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्या कहना चाह रहा है, ए से बेटा बी जा रहे हैं, ठीक है, ए से क्या जा रहे हैं, बी जा रहे हैं। अब जब ए से जब हम बी जा रहे हैं तो कहना चाह रहे हैं कि जो रेट कांस्टेंट है वो क्या होगा। अब क्योंकि रेट कांस्टेंट की यूनिट दी हुई है मिनट इनवर्स, इसका मतलब ये जो रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो कर रही है। पहली चीज तो ये। चलो अपन चलते हैं। इनिशियली अगर ए कितना था, तो इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए कितना था, 0.2 था, मतलब जब टाइम 0 था तो ए कितना था, 0.2। तो बी कितना होगा उस समय पे, 0। 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद इसमें से कुछ अमाउंट कम हुआ होगा, तो कुछ अमाउंट बना होगा। कितना बी बना है उस समय पर, तो कह रहा है बी बना है 0.18। तो बेटा कितना ए रहेगा, माइनस कर देते हैं, तो 0.20 में से 0.18 गया तो ये 0.02 आया बेटा, तो इतना बचा होगा। मतलब a माइनस एक्स की वैल्यू जो बचा है वो कितना है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन ये रही, फाइनल कंसंट्रेशन ये रही। आइए अपन फर्स्ट लॉ, फर्स्ट ऑर्डर लगाते, तो k का फॉर्मूला होता है 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। इनिशियल कंसंट्रेशन ये क्या चीज है बेटा, ये है इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभ सांद्रता, और ये है बेटा बची कितनी, बची हुई सांद्रता, फाइनल कंसंट्रेशन। चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं, आंसर तुरंत ही सामने है अपने, 2.303। टाइम क्योंकि मिनट में ही निकालना है तो मिनट में रख देंगे, 10 मिनट। इनिशियल कंसंट्रेशन देखिए, प्रारंभ में कितनी कंसंट्रेशन थी, जो 0.2 मोल थी, बाद में कितनी बच गई है, तो 0.02 बच गई है। सॉल्व करना है बस, पॉइंट हटाते हैं, 2 जीरो लगाते हैं, पॉइंट हटाते हैं, 1 जीरो लगाते हैं, ये तो कट गया, ये कट गया, 1 बचा, तो k इज इक्वल टू आया 2.303 अपॉन 10 लॉग 10। बेटा लॉग 10 क्या होता है, 1, मतलब 2.303 डिवाइडेड बाय 10 आया, मतलब 0.2303। तो a आ जाएगा इसका आंसर, फर्स्ट आ रहा है बेटा, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153। देखिए क्या कहना चाह रहा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन ढूंढना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। चलो पहला पढ़ते हैं, SN1 रिएक्शन की बात कर रहे हैं। बेटा सुनो, SN1 रिएक्शन में तो इन्वर्जन होता है, साथ ही साथ रिटेंशन भी होता है, मतलब प्रतिलोमन भी होता है और धारण भी होता है। तो इन्वर्जन होता है क्या केवल, नहीं, पहली बात गलत दी हुई है कि SN1 अभिक्रिया में प्रतिलोमन के साथ आगे बढ़ती है। बेटा प्रतिलोमन के साथ रिटेंशन भी तो होता है उसके अंदर। SN2 में प्रतिलोमन होता है, सही बात है, SN2 में प्रतिलोमन होता है। SN2 रिएक्शन जो है उसमें इन्वर्जन ही तो होता है। चलो SN2 में जो 2 का मतलब है वो बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, तो थर्ड वाली बात भी सही है। फोर्थ वाली बात पढ़ते हैं, द टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड OH फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। देखो टर्शियरी ब्यूटाइल, ये रहा ब्रोमाइड, जब इसके OH के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्योंकि 3 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड है और 3 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड तो SN1 में जाना चाहिए दोस्तों, तो ये SN1 में जाना चाहिए, ये वाली बात भी सही लिखी हुई है। तो कौन सी वाली बात गलत है, तो फर्स्ट वाली बात गलत है, इसलिए फर्स्ट आ जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं।
नेक्स्ट है बेटा स्टेटमेंट हॉफमैन ब्रोमोमाइड वाली रिएक्शन, बेबी को बेस पसंद है। आइए रिएक्शन पहचानते हैं पहले तो बेटा, हॉफमैन की बेबी थी ब्रोमा, ब्रोमीन के साथ अमाइड की रिएक्शन करा दी, तो ब्रोमीन के साथ अमाइड की रिएक्शन करा दी NaOH के साथ, है ना, तो क्या बनता है, ये बनता है, ठीक है ना। तो प्राइमरी अमीन बनता है क्या हॉफमैन ब्रोमोमाइड से, ओनली प्राइमरी ऑब्टेन्ड, बिल्कुल सही बात है। कथन एक हॉफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया में अंतिम उत्पाद केवल प्राइमरी अमीन बनाता है, बिल्कुल सही बात है ना, मेजर प्रोडक्ट यही रहता है, फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, हॉफमैन ब्रोमोमाइड की जो रिएक्शन है वो इस इक्वेशन से दिखाते हैं क्या, हाँ अमाइड है, अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ NaOH के साथ, तो बिल्कुल ये वाली बात बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, बेटा फर्स्ट लगाएंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, 155 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या कहना चाह रहा है, कार्बिल अमाइन रिएक्शन। बेटा कार्बिल अमाइन रिएक्शन क्या मतलब, अमीन की रिएक्शन होती है, क्लोरोफॉर्म KOH के साथ किडनैपिंग हो जाती है इसकी, तो क्या बन जाता है RNC, ये फाउल स्मेल कंपाउंड होता है ना, अजीब सी दुर्गंध आती है, ये बहुत बहुत काम की रिएक्शन, इसको कार्बिल अमाइन रिएक्शन बोलते हैं। अच्छा, कार्बिल अमाइन रिएक्शन जो है वो प्राइमरी अमीन पता करने के लिए लगाई जाती है, ठीक है ना। चलो क्या लिखा है, कार्बिल अमाइन रिएक्शन इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी अमीन क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम, प्राइमरी अमीन क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम, बिल्कुल पहली वाली बात सही है। दूसरी वाली बात पढ़ते हैं, कार्बिल अमाइन रिएक्शन NH2 चेंजेस इनटू NC, NH2 चेंजेस इनटू NC, बिल्कुल ये वाली बात भी सही है, तो दोनों बातें सही है। कथन कार्बिल अमीन अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में प्राइमरी अमीन क्लोरोफॉर्म के मध्य रासायनिक अभिक्रिया होती है, पहला कथन सही है दोस्तों। कार्बिल अमीन अभिक्रिया में NH2 समूह NC समूह में परिवर्तित हो जाता है, ये वाली बात भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, पहला लगाएंगे बेटा इसका आंसर। चलिए अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा स्प्लिटिंग पैटर्न निकालना है, क्रिस्टल फील्ड पावर निकालनी है, सुनो बेटा ध्यान से। जो भी हमारे हेलोजन भाई लोग होते हैं वो बहुत वीक फील्ड माने जाते हैं, ठीक है, जिसमें हेलोजन डोनर होता है वो वीक फील्ड माने जाते हैं, और जिसमें नाइट्रोजन डोनर होता है वो जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड माने जाते हैं। अब अपन चेक करते हैं कि जो स्प्लिटिंग पैटर्न होगा या क्रिस्टल फील्ड पावर होगी वो हेलोजन की कम होगी और नाइट्रोजन वाले डोनर, जिसमें नाइट्रोजन डोनर होगा उसकी ज्यादा होगी। तो देखो नाइट्रोजन डोनर लगे हैं, ज्यादा होगी, हेलोजन ज्यादा है, कहां से आ जाएगा, हेलोजन कम है नाइट्रोजन ज्यादा है, तो बेटा फोर्थ लगाओ, आंसर तुरंत ही बन रहा है, ठीक है, तुरंत ही बन जाएगा। और अगर आपको नहीं बनता तो याद रखना, इस बार सचिन ने, है ना, फिर क्लास से उठकर पानी निकाला, है ना, और नहलाया इसने साइनाइड को, तो इससे आप याद कर सकते हैं ये जो ऑर्डर लिखा अपन ने CFSE या कहें क्रिस्टल फील्ड पावर का, अपन ने स्प्लिटिंग पावर का अपन ने ऑर्डर लिखा है, तो देख सकते हो कि फ्लोरीन की कम है और NH3 की ज्यादा है, उस हिसाब से बनाया है ऑर्डर, बिल्कुल। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा स्टेबलाइजेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ड्यू टू चीलेशन इज चीलेटिंग इफेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल स्पीशीज। वो कहना चाह रहा है कि जो चीलेट बनाते हैं जनरली वो स्टेबल यौगिक होते हैं, तो इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा ये पूछना चाह रहा है। बेटा चीलेट कौन बनाता है, तो बेटा याद रखिए मोनोडेंटेड लिगेंड चीलेट नहीं बनाते, पहली चीज। तो जितने भी अदर डेंटेड है जैसे बाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है, पॉलीडेंटेड है, वो सब की सब चीलेट बना सकते हैं। अब देखो CO ग्रुप एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो ये तो चीलेट नहीं बनाएगा। साइनाइड एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये भी चीलेट नहीं बनाएगा। H2O एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये भी चीलेट नहीं बनाएगा। बच गया कौन, ऑक्सिलेट। तो बेटा जो हमारा ऑक्सिलेट होता है, ठीक है, हमारा जो ऑक्सिलेट होता है वो इस टाइप से एक रिंग बनाता है, ऐसे ये 3 रिंग बनाएगा। तो ये क्योंकि इसमें रिंग बनेगी, ये रिंग बनती है, रिंग को ही चिलेटिंग इफेक्ट कहते हैं, और जो चिलेट्स बनाते हैं वो ज्यादा स्थायी होते हैं, तो थर्ड वाला आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि तीसरा वाला संकुल चिलेट रिंग बनाएगा और इसीलिए वो स्थायी संकुल कहा जाएगा, तो थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा बढ़िया 158 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए क्या कहना चाह रहा है। वो कहना चाह रहा है कि ऐसा लेंथेनाइड बताइए जो कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बेटा सेरियम भाई साहब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो A का Q लगाएंगे। चलिए A का Q एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तुरंत बन गया, देखो फटाक से बन जाता है इस टाइप का सवाल। चलो अपन ने क्या करा, A का Q बना लिया, आंसर भी आ गया अपने पास, ठीक है ना। बाकी का आप मैच कर लेंगे, आपको तुरंत बन जाएगा, ठीक है, बढ़िया। IUPAC नाम है, मैच करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 160 देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, IUPAC नाम दिया हुआ है। पहले तो इस इथाइल को अपन ऐसे लिख लेते हैं, C2H5 लिखा है तो इसको ऐसे लिख लो। अब नंबरिंग कर लेते हैं, चलो तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ये भी C2H5 है ना, उसको भी खोलना पड़ेगा। चलो तो 1 2 3 1 2 3, तो अपन पहले E उठाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, है ना, तो ये 1 2 और ये 3 पे इथाइल आना चाहिए
4 5 6 7 हेप्टेन होना चाहिए। चलो नाम चलते हेप्टेन, हेप्टेन हेप्टेन दो नाम है, ठीक है। 3 पे इथाइल और 5 पे मिथाइल, तो ये वाला नाम आ जाएगा। ए का 2 आ रहा है क्या? ए का 2 आ रहा है, ठीक है। चलो बी चेक कर लेते हैं, बी बाद में चेक करेंगे, सी चेक कर लेते हैं अपन तो, ठीक है ना, क्योंकि बी दोनों में ही सेम है। सी चेक कर लेते हैं, सी चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो 1 2 3 4 5, तो 1 पे इन 3 पे इन, तो 1,3 डाई इन, पेंट 1,3 डाई इन, और ये मिथाइल है बेटा, ठीक है। तो सी का 4 होना चाहिए, सी का 4 होना चाहिए। तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। बेटा ऐसे ही आप पेपर में सॉल्व करना, जैसे ही आपको दो ऑप्शन मिलते हैं फटाफट से टिक करो और आगे बढ़ सकते हो। तो बेटा फर्स्ट आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या कहना चाह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर फंसाया है अपने को। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस डिफरेंशियल पार्टीशनिंग ऑफ मिक्सचर बिटवीन स्टेशनरी फेस एंड द मोबाइल फेस। बिल्कुल सही बात है बेटा, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जो होती है वो कंटिन्यूअस फेज में होती है, गतिशील प्रवस्थाओं के बीच में होती है। तो बिल्कुल ये वाली बात बिल्कुल सही दी हुई है कि स्टेशनरी और मोबाइल फेस के बीच में जो पार्टीशनिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है उसी को अपन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखिए पेपर क्रोमेटोग्राफी जो होता है उसमें पेपर कंटेन्स वाटर ट्रैप इन इट एक्ट एज स्टेशनरी फेज। बिल्कुल सही बात है। देखो पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये कथन सही है। गलत कब होता, अगर इसमें केवल इतनी सी बात होती कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो पेपर होता है वो स्टेशनरी फेज होता है। गलत बात है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर के अंदर जो प्रेजेंट मॉइस्चर है वो स्टेशनरी फेज होता है। तो ये वाली बात बिल्कुल सही दी हुई है। तो दोनों कथन सही दिए हुए हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए, दोनों कथन सही दी हुई हैं। बोथ 1 and 2 आर ट्रू, फोर्थ लगाएंगे इसका आंसर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 162 चलते हैं। क्या कहना चाह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। बेटा इलेक्ट्रॉन रागी के प्रति क्रियाशीलता निकालनी है। इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्रियाशीलता कैसे निकलती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है ना। चलो अपन ट्राई करते हैं। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, क्लोरोबेंजीन है ए वाला। सेकंड क्या लिखा है, क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन के 2 और 4 पे NO2 लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है। चलो और लास्ट में कौन है, क्लोरोबेंजीन है, उसके पैरा पे NO2 लगा हुआ है। अब जैसे देखो इसमें NO2 ग्रुप लगे और NO2 ग्रुप लगने से तो विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो जो हमारा बी वाला है, बी वाले की रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी। अब आप चाहें तो ऑप्शन देख सकते हैं, बी वाले की रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी। अच्छा ए वाले की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रहेगी क्योंकि उसके पास कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। इसके बाद एक विड्रॉइंग ग्रुप है तो अगला नंबर इसका आ जाएगा। तो ACB आना चाहिए बेटा, ACB फोर्थ आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अगला देखते हैं। कहना चाह रहा है असर्शन रीजन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोरॉन इज अनेबल टू फॉर्म BF6 3-। क्या कहना चाह रहा है, BF6 3- नहीं बनता। सही बात है। क्यों नहीं बनता बेटा, क्योंकि उसके पास वेकेंट D नहीं होता, इसलिए वो नहीं बनाता। वो क्या बना सकता है, वो BF4- बना सकता है, ये नहीं बनाता। तो असर्शन तो सही है। रीजन पढ़ते हैं, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ D ऑर्बिटल अनेबल टू एक्सपेंड। बिल्कुल सही बात है। कथन और कारण दोनों सही है बेटा और व्याख्या बिल्कुल सही है, इसलिए फर्स्ट लगाएंगे इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा, क्या लिखा है 164 का, कॉपर डज नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम दी प्रोटिक एसिड, है ना। हाइड्रोजन प्रोटिक एसिड नहीं देता। सुनो बेटा, कॉपर की रिएक्शन जब हम H2SO4, प्रोटिक एसिड मतलब ऐसा एसिड जिसके पास H+ देने की क्षमता हो, जब हम इससे कराते हैं तो कॉपर भाई साहब CuSO4 और H2 गैस लिबरेट करना चाहिए इसके हिसाब से, जबकि बेटा ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर कॉपर भाई साहब कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब कॉपर, क्योंकि कॉपर का E वैल्यू पॉजिटिव होता है इसलिए वो रिएक्शन फॉलो नहीं करता, है ना। तो यहां डज नहीं आना चाहिए, डज नॉट आना चाहिए था, तो ये बात सही हो जाती। इसलिए असर्शन तो गलत दिया हुआ बेटा। कॉपर H2SO4 के साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता, यहां पे लिखा है करता है, असर्शन गलत हो गया। ऐसा क्यों नहीं करता है, क्योंकि कॉपर के पास E वैल्यू पॉजिटिव होती है। रीजन तो सही है, तो रीजन सही है, असर्शन गलत है बेटा। फोर्थ लगाएंगे आंसर। कथन असत्य है, कारण सत्य है, फोर्थ लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 165। देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 165। देखिए क्या कहना चाह रहा है, असर्शन दिया है हमें और पूछा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। बेटा देखो जो हमारे कार्बोकेटाइन होते हैं ना, वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू 2 डिग्री वाले से।
कंपेयर टू 1 डिग्री वाले से, कंपेयर टू नॉर्मल मिथाइल से। ऐसा क्यों है? क्योंकि जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन अति संयुग्मन जितना ज्यादा होता है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। ऑर्डर सही दिया है क्या? देखो ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये मिथाइल है, तो ऑर्डर 3 डिग्री का ज्यादा, फिर 2 डिग्री का, 1 डिग्री का, तो कथन तो बिल्कुल सही है बेटा। कार्ब धनायन का स्थायित्व का क्रम ये वाला सही दिया हुआ है। और ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि अति संयुग्मन ज्यादा होता है। वो लिख रहा है अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द पॉजिटिव कार्बन स्टेबलाइजेस द कार्बोकैटायन ड्यू टू इंडक्टिव एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। रीजन भी सही है, तो कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या भी सही है बेटा, फर्स्ट लगाएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या कहना चाह रहा है, वो पूछ रहा है कि ये जो रिएजेंट है ये क्या है। क्योंकि देखो OH माइनस एक नेगेटिव चार्ज है और न से नेगेटिव न से न्यूक्लियोफाइल, मतलब पहले वाले में नाभिक रागी आना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल आना चाहिए। ठीक है, सेकंड वाले में देखेंगे तो सेकंड वाले में जो है वो एक असाइल कैटायन है और जितने भी अपने कैटायन होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, है ना। मतलब सेकंड वाला क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। फर्स्ट इज न्यूक्लियोफाइल, सेकंड इज इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट लगाएंगे बेटा इसका आंसर। फर्स्ट इज नाभिक रागी, सेकंड इज इलेक्ट्रॉन रागी, फर्स्ट लगाएंगे आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 167 चलते हैं। क्या कहना चाह रहा है? इन द प्यूरिफिकेशन एंड द रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सही बात ढूंढनी है, पढ़ते हैं। ग्लिसरॉल इज प्यूरिफाइड फ्रॉम द स्पेंट लाइन इज यूजिंग स्टीम डिस्टिलेशन। नहीं बेटा, स्टीम नहीं, वैक्यूम डिस्टिलेशन से अपन पता करते हैं, इसलिए पहली वाली बात गलत है। दूसरी वाली बात पढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ RX। बेटा जब हम RX की रिएक्शन AgCN से कराते हैं तो हमें मिलता है आइसोसाइनाइड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके पास कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। अच्छा, सिमिलरली अगर हम RX की रिएक्शन KCN से कराते तो हमें साइनाइड मिलता, CN मिलता। तो ये वाली बात, इसलिए ये वाली बात तो सही है क्योंकि हमें आइसोनाइट्राइल मिलता है, सही बात दी हुई है। नेक्स्ट है बेटा अल्फा बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। बेटा बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब एलिमिनेशन की बात कर रहा है। बेटा एलिमिनेशन जो होता है वो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स में ज्यादा होता है कंपेयर टू 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है ना, तो 3 डिग्री में ज्यादा होता है, 1 डिग्री में ये कहना चाह रहा है प्राइमरी कंपेयर टू 3 डिग्री, तो ये वाली बात गलत हो जाएगी। ठीक है ना, ये वाला पढ़ते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑलवेज प्रीडोमिनेंट। नहीं भैया, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है, हमारा जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है वो ज्यादा डोमिनेटिंग होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रोमेरिक, ज्यादा डोमिनेटिंग होता है कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसलिए ये वाली बात गलत दी हुई। हिंदी में देख लेते हैं बेटा। कार्बनिक यौगिकों के लिए सही कथन ढूंढना है। ग्लिसरॉल को स्पेंट लाइट से पृथक करने के लिए भाप आसवन का नहीं करते, हम इसके लिए कम दाब पर आसवन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पहली वाली बात गलत है। RX की रिएक्शन जब AgCN के साथ मुख्य अपन अभिक्रिया कराते हैं तो आइसोनाइट्राइल बनता है, यस आइसोनाइट्राइल बनता है। बीटा हाइड्रोहेलोजिनेशन में की दर, अल्फा बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की दर प्राथमिक अल्कोहल की तृतीयक अल्कोहल की तुलना में अधिक होती है। बेटा नहीं, गलत होती है। इसने लिखा है प्राइमरी की ज्यादा होती है, जबकि होती किसकी ज्यादा है? 3 डिग्री की ज्यादा होती है। जब प्रेरणिक प्रभाव की बात की जाए और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तब प्रेरणिक प्रभाव सदैव प्रमुख होता है। नहीं भैया, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव सदैव प्रमुख होता है, तो इसलिए फोर्थ वाली बात गलत है। आंसर बेटा इसका सेकंड लगाएं क्योंकि हमें सही कथन ढूंढना था। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कहना चाह रहा है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लोअर देन क्लोरीन। बेटा हमारा क्लोरीन भाई साहब की जो है वो फ्लोरीन से ज्यादा होती है, सही बात है, तो फ्लोरीन की कम होती है, सही बात है। पहला कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा कथन पढ़ते हैं। नाइट्रोजन हैज ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म पी बॉन्ड विद हैविंग मल्टीपल सेल्फ विद ईच अदर टू दी हेवियर एटम। बिल्कुल सही बात है। नाइट्रोजन भाई साहब जो है वो पी बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा रखते हैं, ये वाली बात भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। हिंदी में पढ़ लेते हैं। F2 की बंद वियोजन एंथैल्पी Cl2 से कम होती है, सही बात है। नाइट्रोजन समूह भारी तत्वों की तुलना में स्वयं के साथ पी बंद बनाने की अधिक क्षमता रखते हैं, सही बात है। तो पहला आ जाएगा बेटा इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट अपने फेवरेट टॉपिक बायोमोलिक्यूल से आया है। आइए देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। बायोमोलिक्यूल्स और विटामिन से रिलेटेड सवाल है। विटामिन B12, बेटा B12 से बड़ा नाम है, बड़ा वाला नाम है, बड़ा वाला एनीमिया होगा, पर्निशियस एनीमिया होगा। ए का क्यों आना चाहिए? ठीक है। विटामिन ए आर रहमान आंखें बंद कर लेता है, जीरोप्थेल्मिया जीरो दिखने लगेगा उसको, तो बी का पी आना चाहिए। सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, सी का आर आना चाहिए बेटा। और ग्लाइकोजन को ही एनिमल स्टार्च कहते हैं, तो
डी का एस आना चाहिए, तो QPRS आना चाहिए, QPRS। अब सुनो तो सही, ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च के कारण पूछे क्यों है, तो आपको बताया भी था क्लास में, ध्यान रखिएगा। ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च इसलिए है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर सिमिलर है अमाइलोपेक्टिन से, ये वाली बात आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना। अब देखो कभी कभी इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं एग्जाम में, और आपके पास टाइम कम हो तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कैसे करना है, सुनो। आपको अगर इंटर कन्वर्जन करना है, मोलैरिटी निकालनी है और परसेंटेज गिवन है ना, मोलैरिटी निकालनी है, परसेंटेज गिवन है, तो दो प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है, या तो वेट बाय वेट परसेंटेज दिया होगा, या तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज दिया होगा, ठीक है। तो अगर वेट बाय वेट परसेंटेज दिया तो सिंपल करना, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू क्या लगा देना बेटा, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू हो जाएगा PD10 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। क्या बोलोगे, PD10 बाय मोलिकुलर मास। और अगर वेट बाय वॉल्यूम है तो बहुत तो और ही सिंपल है, कुछ नहीं है, P इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास कर देना, है ना, डी मत लगाना है इसमें, ठीक है। तो ये कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला आओ ट्राई करते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, देखो परसेंटेज किस में दिया हुआ है, मास परसेंट, मतलब W/W वाला फॉर्मूला लगाना है, W/W मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। क्या फॉर्मूला पढ़ा अपन ने, तो अपन ने निकाला मोलैरिटी इज इक्वल्स टू PD10 अपॉन में मोलिकुलर मास। क्या बोलोगे, PD10। अब P क्या है सर वो तो बताओ, तो P है परसेंटेज, परसेंटेज कितना दिया 69%, डेंसिटी, डेंसिटी कितनी दी है 1.41, है ना, ये लिखी देखो, है ना, इंटू 10 डिवाइड में मोलिकुलर मास। अच्छा मोलिकुलर मास HNO3 का नहीं दिया हुआ है, तो H होता है 1, नाइट्रोजन होता है 14 और ऑक्सीजन 3 है, तो 16 48, जोड़ लेते हैं 4 और 1 3, 4 8 4 12 और 1 13 और ये 63, तो 63 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आ रहा है बेटा सॉल्व करके लगभग जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 15.44 के आसपास आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा बेटा इसका आंसर, तुरंत ही हो जा रहा सवाल। देखो बस फॉर्मूला याद रखना, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू होता है PD10 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास, ये फॉर्मूला याद रखो। और अगर आपको डायरेक्ट परसेंटेज W/V दिया तो परसेंटेज इंटू 10 अपॉन मोलिकुलर मास करके भी निकाल सकते हो, मोलैरिटी का फॉर्मूला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा, डेनियल सेल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 171। देखिए क्या कहना चाह रहा है, सेल रिएक्शन लिख लेते हैं पहले तो। देखो जिंक की रिएक्शन कराई है अपन ने, है ना, कॉपर 2+ मिल रहा है, जिंक 2+ के साथ प्लस कॉपर, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। चले क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो ई वैल्यू 0 हो जाएगी, तो E0 सेल हो जाएगा बेटा माइनस नहीं आएगा 0.059 बाय n log Kc आ जाएगा। यहां से अगर अपन निकालें तो log Kc कितना होता है, log Kc होता है बेटा E0 सेल इंटू n डिवाइडेड बाय 0.059। चलो log Kc की वैल्यू ही ढूंढनी है, E की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 1.1, n इलेक्ट्रॉन है 2, 0.059 सॉल्व करते हैं तो 2.2 अपॉन में 0.059, ऑप्शन देखते हैं, 2.2 डिवाइडेड बाय 0.059, फर्स्ट लगाएंगे बेटा इसका आंसर 171 का 1 आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, है ना, हाँ बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कहना चाह रहा है, सिलेक्ट दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत बात ढूंढनी है बेटा। जो जिरकोनियम और HF होता है इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्या लिखा है, जिरकोनियम सिमिलर प्रॉपर्टी ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, सही बात लिखी है। तो नेक्स्ट बात पढ़ते बेटा, जो हमारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं, है ना, वो केमिकली इनर्ट होते हैं, है ना, वो कैसे होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं। ये कह रहा है केमिकली रिएक्टिव होते हैं, गलत बात दी हुई है, ठीक है। अच्छा हमारे जो संक्रमण धातु होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, उनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं। तो कलर आने का कारण क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल मोस्टली फॉर्म कलर ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सही बात है, ठीक है। अच्छा जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, जैसे अपन एग्जाम्पल कर रहे हैं बोरॉन परिवार की बात करें, तो उनकी जो ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर है, जैसे ये वाली बैंगन, आलू, गाजर, इन, ठेला, तो अपन ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे अपन नीचे जा रहे हैं तो हेवियर एलिमेंट बढ़ रहे हैं, हेवियर एलिमेंट की स्टेबिलिटी तो कम होती है। क्या कह रहा है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है फॉर दी हेवियर एलिमेंट, ये वाली बात भी गलत है।
अभी पढ़ा था अपन ने थोड़ी देर पहले कि कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड बिकॉज इट्स हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। तो ये वाली बात बिल्कुल सही दी हुई है। चलो ढूंढते गलत बात कौन कौन सी दी हुई है। तो सेकंड और फोर्थ गलत बातें दी हुई है। सेकंड और फोर्थ अपने को गलत ढूंढनी थी बेटा, देखो लिखा हुआ भी है, सिलेक्ट इनकरेक्ट। हिंदी में आ जाते हैं बेटा। जिरकोनियम और एचएफ की लेंथेनाइट संकुचन के कारण सामान्य गुण पाए जाते हैं, ये वाली बात सही है। अंतरकाशी जो यौगिक होते हैं वो रासायनिक रूप से अत्यधिक क्रियाशील नहीं होते बेटा, कम क्रियाशील होते हैं, गलत बात दी हुई है। संक्रमण धातु प्रायः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण रंगीन आयन बनाते हैं, सही बात है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए रंगीन आयन बनाते हैं। पी ब्लॉक में जो भारी तत्व के समूह, भारी तत्वों के लिए जो समूह ऑक्सीकरण अवस्था है वो अधिक स्थिर होती है बेटा, समूह स्थिर नहीं होती, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण नीचे जाने पर स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कम हो जाती है। तो ये वाली बात गलत है। कॉपर अम्ल हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन विभव धनात्मक है, ये वाली बात सही है। तो कौन कौन सी बातें गलत है बेटा, सेकेंड वाली बात और फोर्थ वाली बात गलत है, फर्स्ट लगाएंगे आंसर। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173। देखिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, एक नंबर। चलो पहचानते हैं गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। बेटा गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में क्या होता है, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन बनता है, ए का क्यू बनता है, ए का क्या बनता है, क्यू। रीमर टीमन अभिक्रिया से सेलिस अल्डिहाइड बनता है, सेलिस अल्डिहाइड बनता है, बी का पी आना चाहिए, तो ए का क्यू बी का पी, फर्स्ट आ रहा है आंसर। चलो अगला देखते हैं, वुड्स रिएक्शन। वुड्स तो अल्केन के लिए होती है ना, तो बिल्कुल सही बात है, अल्केन के लिए होते हैं, सी का आर होना चाहिए। और डी विलियमसन सिंथेसिस, विलियम का बेटा रोना मत, विलियम का बेटा रोना, मतलब RONA की रिएक्शन RX के साथ कराते तो ROR बनता है बेटा, ईथर बनता है, ईथर ही तो बन रहा है, तो डी का S होना चाहिए, तो QPRS होना चाहिए, QPRS फर्स्ट आना चाहिए। 173 देखते हैं हिंदी में। तो ए का पी आना चाहिए क्योंकि नहीं ए का क्यू आना चाहिए, ए का प्राथमिक, ए का क्यू आना चाहिए बेटा, बी का पी आना चाहिए बेटा, और सी का वुड्स कहे तो आर आना चाहिए, और विलियम का बेटा रोना मत, ईथर का निर्माण होता है, बिल्कुल सही बात है, डी का एस आना चाहिए। चलिए तो फर्स्ट आना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 174 देखिए क्या कहना चाह रहा है, कौन सी वाली बात सही है एक्सेप्ट, कथन कौन सी गलत है, मतलब गलत बात ढूंढनी है। क्या कहना चाह रहा है, SN2 मैकेनिज्म जो होता है क्या वो प्राइमरी के लिए होता है, सही बात है, प्राइमरी अल्काइल प्रेफर SN2 मैकेनिज्म, सही बात है ये तो। बेंजोइल क्लोराइड, कौन, बेंजोइल क्लोराइड, भले ही ये प्राइमरी है पर क्योंकि ये बेंजाइल कार्बोकेटायन बनाता है इसलिए ये SN1 में जाएगा, तो ये वाली बात भी सही है। SN1 में लिखा है कि कंप्लीट इन्वर्जन होगा बेटा, इन्वर्जन के साथ रिटेंशन होता है, अभी तो बताया था, तो ये वाली बात गलत है। अल्काइल आयोडाइड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, बेटा जो अल्काइल आयोडाइड होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट बाकी की तुलना में ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ये वाली बात सही है। तो कौन सी वाली बात गलत है बेटा, थर्ड वाली बात गलत है, थर्ड आएगा आंसर। चलो हिंदी में भी देख लेते हैं, प्राथमिक अल्काइल SN2 तंत्र के को प्राथमिक अभिक्रिया देते हैं, सही तो बात है, प्राथमिक अल्काइल हाइड्राइड SN2 में नहीं जाएंगे तो किस में जाएंगे, बेंजाइल अल्काइल हाइड्राइड SN1 में जाते हैं, सही बात है। SN1 अभिक्रिया पूर्णतः प्रतिलोमन नहीं भैया, विलोपन के साथ धारण भी होता, प्रतिलोमन के साथ धारण भी होता है, इसलिए थर्ड वाली बात गलत है। एल्काइल आयोडाइड क्वथनांक से संबंधित ब्रोमाइड से अधिक होता है, सही बात है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 175 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 175 देखकर आपको लग रहा होगा इस टाइप के क्वेश्चन आपने ऑलरेडी देख चुके हैं एग्जाम में, और मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में इसलिए बनते हैं क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन रहते हैं ये। चलिए क्या कहना चाह रहा है, ग्राफ बनाया है उसने कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का, और ग्राफ जो आ रहा है वो नेगेटिव स्लोप में जा रहा है। तो बेटा ये ऐसा कब होता है, जब कोई जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। ये है देखो, कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ नेगेटिव स्लोप जा रहा है, ऐसा कब होता है, जब रिएक्शन जीरो ऑर्डर होती है। और जीरो ऑर्डर के लिए अगर यूनिट की बात की जाए तो यूनिट का फॉर्मूला होता है मोल अपॉन लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। चलो तो मोल ये जीरो हो गया तो मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स आ जाएगा, मतलब मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये आना चाहिए आंसर, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्यों, क्योंकि जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर फॉलो करेगी और जीरो ऑर्डर का यही है, ठीक है। हाँ क्वेश्चन ट्विस्ट कब हो सकता है, जब कंसंट्रेशन की जगह यहाँ लॉग कंसंट्रेशन लिख देता तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाती है और फर्स्ट ऑर्डर का सेकंड इनवर्स होती है आंसर, पर अभी ऐसा नहीं है, बी आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 175 देखिए क्या कहना चाह रहा है,
हमें गैसियस फेज बोला बेटा। गैसियस फेज में तो नॉर्मल ऑर्डर चलता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो 3 डिग्री वाले मतलब 3 डिग्री अमाइन सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट सॉरी बेसिसिटी का ऑर्डर होगा वो इसका होगा, फिर इस वाले का होना चाहिए, है ना। मतलब 3 डिग्री वाले का सबसे ज्यादा होना चाहिए। देखो ये गया ये गया ये गया, 3 डिग्री वाले का सबसे ज्यादा होना चाहिए, फर्स्ट आएगा बेटा इसका आंसर, ठीक है ना। 176। 177 चलते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, गलत बात ढूंढनी है। चलो पढ़ते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द ग्लूकोज इज लोअर देन द प्योर वाटर। क्या कहना चाह रहा है बेटा, शुद्ध जल है और दूसरे वाला जो है दूसरा ग्लूकोज के साथ जल है। अब क्योंकि देखो ग्लूकोज सॉल्यूट हो गया, अच्छा ग्लूकोज के साथ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो ये बेटा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट लग गया। क्या कि जब भी आप किसी अवाष्पशील विलय को विलायक में मिलाएंगे तो वाष्प दाब कम हो जाता है, इसी को हिंदी में बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। लेकिन इंग्लिश में बात की जाए तो अपन इसको ऐसे कह सकते हैं कि ग्लूकोज को जब आप ऐड करोगे तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेते हैं वेपर प्रेशर कम हो जाता है, सही बात है। तो ये वाली बात तो सही दी हुई है बेटा कि ग्लूकोज का जलीय विलयन का वाष्प दाब शुद्ध जल से कम होगा, क्योंकि बॉइलिंग क्या कहते हैं वेपर प्रेशर कम हो जाता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट बात पढ़ते हैं, स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट हेल्प्स इन द क्लियरिंग ऑफ द स्नो बिकॉज इट इंक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट। बेटा जब किसी बर्फ पर आप सॉल्ट डालते हो, नमक छिड़कते हो, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वो कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाता है, अरे भाई कम हो जाता है। सोचो अगर फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो बर्फ अब देर से जमेगी, और देर से जमेगी तो आसानी से रोड उस समय साफ की जा सकती है। तो ये वाली बात गलत है ना। सी वाली बात पढ़ते हैं, बाइनरी मिक्सचर ऑफ ए एंड बी इफ एन एजियोट्रॉप इज फॉर्म्ड। बेटा जब एजियोट्रॉप बनता है ना, तो वो कह रहा है कि द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेस बिकम्स आइडेंटिकल। बिल्कुल सही बात है कि जब एजियोट्रॉप बनता है तो उनका जो वेपर फेस का जो कंपोजिशन होता है बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाता है। ये वाली बात बिल्कुल सही दी हुई है। लास्ट बात पढ़ते हैं, एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन वार्म वाटर। अरे नहीं भैया, ठंडे पानी में रहते हैं ना, वो तो गर्म पानी में थोड़ी रहते हैं। तो कौन कौन सी बातें गलत है बेटा, बी और डी वाली बातें गलत है ना। हिंदी में पढ़ लो, सड़कों से बर्फ हटाने के लिए नमक का छिड़काव करते हैं, क्यों, क्योंकि हिमांक बढ़ता नहीं कम होता है, गलत दिया हुआ है। जलीय जीव गर्म पानी में नहीं ठंडे पानी में, इसलिए वाली बात गलत है। तो बी और डी गलत है, इसलिए बी और डी वाला लगाएंगे बेटा आंसर, ठीक है ना। चलिए तो अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन कहां से आया था बेटा, तो देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से आया था, है ना। तो ये वाले पैराग्राफ से क्वेश्चन आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। 178 देखिए क्या कहना चाह रहा है, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन इज स्ट्रॉन्गर देन। बेटा नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन जो होता है वो कमजोर होता है पी सिंगल बॉन्ड पी से, क्योंकि इसका जो साइज होता है, इसके जो लोन पेयर होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये वाली बात गलत दी हुई है, ये स्ट्रांग नहीं होता भाई साहब, ये वीक होता है, दुर्बल होता है। प्रबल कहां से होता है, दुर्बल होता है, गलत बात दी हुई है। पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा पढ़ लेते हैं, नाइट्रोजन हैज लेस कैटनेशन प्रॉपर्टी देन फास्फोरस ड्यू टू हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। बिल्कुल सही बात है बेटा, नाइट्रोजन भाई साहब आपस में नाइट्रोजन के साथ कम बॉन्ड बनाते हैं, जबकि फास्फोरस P4 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। तो इसका कारण यही है कि इसके पास नाइट्रोजन के पास कम कैटनेशन प्रॉपर्टी, ये वाली बात सही दी हुई है ना। तो इसमें नाइट्रोजन में असहभागिता इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण के कारण इसमें श्रृंखलन गुण फास्फोरस की तुलना में कम होते हैं, सही बात है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है बेटा। पहला गलत है, दूसरा सही है, फोर्थ लगाएंगे आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आइए ट्राई करते हैं। हेक्सेन दिया हुआ है, एन हेक्सेन दिया हुआ है, और बेटा एन हेक्सेन में क्या डाला, V2O5। जैसे अपन V2O5 के साथ हीट करते तो अपने को मिलता है, अपन जीत जाते हैं, बेंजीन बन जाता है, V2O5 बेंजीन। मतलब ए कोई बेंजीन होना चाहिए, ए साइक्लोहेक्सेन कैसे हो सकता है, ए बेंजीन होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद इसका अपन ने किया है CH3Cl के साथ AlCl3 करा है, मतलब जो हमारा बी होना चाहिए वो एक टोलुइन होना चाहिए, क्योंकि ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, Cl हटेगा प्लस बनेगा, प्लस यहां आ जाएगा, तो बी हमारा टोलुइन होना चाहिए, बी हमारा टोलुइन होना चाहिए, ठीक है, बी हमारा टोलुइन होना चाहिए। और जब टोलुइन की रिएक्शन अपन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से करेंगे H2SO4 के साथ, तो we will get NO2 NO2, ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर मिलेगा, मेटा तो नहीं मिल सकता,
है ना, और तो पैरा का मिक्सचर मिलेगा। चलो अब ये पढ़ना चाह रहे हैं कि ये चलो सेकंड तो मिल गया, फोर्थ वाला पढ़े। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बी टू सी इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेटा बी टू सी जो है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए ये वाली बात गलत है। तो सेकंड वाली बात सही है, क्योंकि बी जो है वो टोलुइन है और सी का जो मुख्य उत्पाद हो सकता है वो ऑर्थो और पैरा का मिश्रण हो सकता है। सेकंड लगाएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने एग्जाम में देख लिए होंगे, पर ये क्वेश्चन ऐसे रहते हैं बेटा कि हर इसका पैटर्न यही होता है ना। चलो आओ इस पैटर्न को डिकोड करते हैं। अपने पास एक अल्केन दिया हुआ है, अल्कीन दिया हुआ है सॉरी, C5H10 नाम का अल्कीन है। अब जब इसका ओजोनोलिसिस किया है तो अपने को एक कंपाउंड मिला है बी और एक कंपाउंड मिला है सी। बी भाई साहब फेलिंग टेस्ट दे दे रहे हैं, है ना, और आइडोफॉर्म भी दे दे रहे हैं, है ना, आइडोफॉर्म भी दे दे रहे हैं। और सी भाई साहब जो है सी वो फेलिंग नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो आइडोफॉर्म भी दे रहे हैं। अब सुनो, इसका मतलब जो आइडोफॉर्म नहीं देता वो कीटोन हो सकता है, और जो दे सकता है वो एक अल्डिहाइड हो सकता है। मतलब एक अल्डिहाइड हो सकता है और एक कीटोन हो सकता है, और ये ऐसा अल्डिहाइड हो सकता है जिसके पास एक CH3 ग्रुप होना चाहिए, और ये ऐसा कीटोन होना चाहिए जिसके पास भी एक CH3 ग्रुप होना चाहिए। आओ ऐसा अपन पहचानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है पेंट 1इन। अब सोचो जरा, इस पेंट 1इन का ओजोनोलिसिस करेंगे तो एक ये मिलेगा एक ये मिलेगा, मतलब एक अल्डिहाइड मिलेगा दूसरा अल्डिहाइड मिलेगा। अपने को चाहिए एक अल्डिहाइड एक कीटोन, पहला आंसर नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, ब्यूट 2 पे इन और 2 पे ही मिथाइल, ठीक है ना। आओ इसको अपन सजा देते हैं। अब जब इसका ओजोनोलिसिस करेंगे, ध्यान से देखना, जब मैंने इसका ओजोनोलिसिस किया तो एक कीटोन मिल रहा है एक अल्डिहाइड मिल रहा है, तो एक तो मिल रहा है ये वाला अल्डिहाइड और एक मिल रहा है ये वाला कीटोन। अब देखो क्या ये आइडोफॉर्म देगा, यस। क्या ये भी आइडोफॉर्म देगा, यस। तो दोनों ही आइडोफॉर्म देना चाहिए, सही बात है। एक फेलिंग है एक फेलिंग नहीं देगा, सही बात है। तो बेटा ये वाला आंसर आ जाएगा, सेकंड वाला ही आंसर इसका है, सेकंड आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो पीछे जाकर देख सकते हैं, फिर भी नहीं आया तो हमारे पास आके पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस हमने बहुत अच्छे फ्रेम किए हैं, आपको भी पसंद आए होंगे। इसी टाइप के और क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।